श्री राम। उनको हम प्रतिनिधि के रूप में सुन के वहाँ हमारे मुद्दा उठाने के लिए भेज रहे हैं, तो क्या वो बोल पाएंगे? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे लोकप्रिय चैनल द सियासी टेबल शो में। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान के दक्षिणी छोर की सलूमर विधानसभा की सीट पर आज हम हैं। और यहाँ पर शुरू से बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता आया है। पिछले 3 टेन्योर में 2013, 18 और 23 में बीजेपी के विधायक अमृतलाल मीणा यहाँ से जीत करके विधायक सभा पहुँचे। पिछले महीने उनके असामयिक निधन के बाद ये सीट खाली हुई। यहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। 2023 में भी यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भारत आदिवासी पार्टी ने यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष बना रखा है। और इस बार भी बीएपी अपने तीसरे मोर्चे के रूप में यहाँ पर ताल ठोक रही है। हम हैं सलूमर विधानसभा के जयसमंद इलाके में। यहाँ पर क्या चुनावी मिजाज है, इसको टटोलने के लिए आज हमारा कारवां जयसमंद में है। यहाँ पर पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से गोपीलाल जी, वेलूराम जी मीणा, मांगीलाल जी, प्रदीप जी मेहता, नवल जी मीणा और कई सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। उनका तालियां बजाकर एक बार स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमलेश जी मेहता और अभी उनके मेहमान अभी आ रहे हैं, ऑन द वे हैं, तो उनका भी एक बार स्वागत करें। और भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से जवाहर जी, जमनेश जी खराड़ी, दिनेश जी तावड़ और बहुत सारे भारतीय आदिवासी पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनका भी एक बार ताली बजा करके स्वागत करिए। तो आज की इस विधानसभा के इस कारवां में हम शुरुआत करेंगे। मुद्दे क्या हैं यहाँ के, किस मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। बीजेपी का विधायक यहाँ पिछले 3 टेन्योर से जीता, तो कितना काम उन्होंने किया, बीजेपी के लोगों से जानने की कोशिश करें। तो बीजेपी के सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। पिछले 3 टेन्योर से आपका विधायक यहाँ पर है, कितना विकास आपके इस 10 सालों के कार्यकाल में हुआ? सर, अगले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें माननीय हमारे दिवंगत अमृतलाल जी मीणा जो चुनाव जीते थे, समथिंग 93,000 वोटों से वो चुनाव, पूरे समथिंग 93,000 वोट आए थे उनके। और उन्होंने 1 साल के अंदर काफ़ी सारे योजना जो जैसमन को, जाखम के पानी से जैसमन को लबालब भरने की जो उनके पूर्व में एक मंशा थी, उसका भी बजट अभी घोषणा हो चुकी है। और उसके बाद में बांसवाड़ा से उदयपुर से बांसवाड़ा का नेशनल हाईवे का जो काम है वो भी उन्होंने घोषणा करवा कर रखी है। काफ़ी सारी सराड़ा और जैसमन को मिलाने वाली जो सड़क का काम अभी वर्तमान में चल रहा है। काफ़ी सारी राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है, जो ये तो एक उपचुनाव है, वो पहले से चुनाव जीते हुए थे और उस समय की जो स्थिति थी वो स्थिति इस चुनाव में रहेगी। उनसे कम से कम 5-10 हज़ार वोट और वो लाएंगे। हमारे शांता देवी जी को जिन्होंने कैंडिडेट बनाए हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने जिनमें भरोसा जताया है, हम सभी कार्यकर्ता, हम सब मतदाता उनको पूर्ण बहुमत के साथ फिर से विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। और उनके अमृतलाल जी का अधूरा काम है, उनकी पत्नी शांता देवी जी पूरा करेगी। बीजेपी का दावा है कि पिछले 10 साल में बहुत काम हुआ है। जयसमंद के पानी के लिए नया बजट सैंक्शन करवाया है, गांव की सड़कें सब अच्छी हैं, बहुत सारा विकास 10 सालों में हुआ है। आप कैसे देखते हैं कैमरे में? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद जोहार। हमारी पार्टी सिर्फ साल भर से आई हुई है, लेकिन हम इस पार्टी के पहले हमारे जो संगठन आदिवासी परिवार से हम काम करते हुए हमने हर तरफ से सभी गाँव में हम घूमे, तो समस्या है उस समस्या को हमने देखी है और उस समस्या को हमारे विधानसभा में पहुंचाने के लिए हमें पार्टी चाहिए थी। तो हमने साल भर में भारत आदिवासी पार्टी बनाई है। उसके नेतृत्व में हमारे जितेश भाई जो अभी चुनाव लड़े, अगली बार लड़े थे, हमें भी महसूस नहीं था इतना वोट आएंगे, लेकिन 52,000 समथिंग वोट आए थे। और इस बार पुनः उन्हीं को मैदान में हम उतार के चुनाव लड़ा रहे हैं। तो विकास की जो बात की जो अभी बता रहे हैं, हम तो 2019 से बिना पार्टी से ही जयसमंद के मुद्दे को, पाइपलाइन की जो लड़ाई हमने लड़ी है, जयसमंद झील बचाओ संघर्ष समिति जो बनाई, और उसमें हमने सभी लोगों से सहयोग किया। और वो पाइपलाइन का काम हमने इसलिए रुकवाया कि जो पार्टी ने अभी बनाया पानी हम वहाँ से लाएंगे, वो मुद्दा हमने रोका, पानी पाइपलाइन रोकी। तब जाके सरकार ने हमारी बातों को कुछ सुना और उन्हें सरकार होने के नाते जो पानी डालने की योजना बनाई है, अच्छी बात है, धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो योजना पूरी होनी चाहिए। और इस क्षेत्र में हमने बार बार ज्ञापन देकर मांग रखी है कि 50 किलोमीटर रेंज में जो हमारे जयसमंद का पानी है, वो मीठे झील का पानी है, वो हमारे ग्रामीण इलाकों में लोगों को पिलाना चाहिए। जैसे अभी जयसमंद का पानी जा रहा है, तो जहाँ गांव है वहीं जा रहा है, और हमारे आदिवासी की ढाणी में जयसमंद का पानी नहीं जा रहा है। तो वो भी हमने बार बार ज्ञापन के मार्फत से हमने मांगे रखी है। तो इस बार सरकार ने हमारी बात मानी है कि भाई हम आपके ढाणी तक भी पानी ले जाएंगे। तो जगह जगह पाइप काम हो रहा है बीजेपी की सरकार में, मतलब तो वो हो रहा है।
तो उसका मुद्दा सबसे 2019 में उठाने वाले हम ही लोग थे। तो फिर तो बीजेपी को ही वोट दे, फिर नए नए आदमी क्यों चुने? बीजेपी की कुछ बातें ऐसी है, अभी जो प्रत्याशी लाए हैं, जो आपने देखा होगा, चैनल में देखा, टीवी में देखा है, जो वहाँ पे फार्म भरते हैं और उनको पढ़ाया जाता है, तो पढ़ने के लिए वो दूसरा आदमी व्यक्ति पास में होता है, वो पढ़ता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 3.5 लाख की जनता जो यहाँ सलूमर विधानसभा की जनता है, उनको हम प्रतिनिधि के रूप में सुन के वहाँ हमारे मुद्दा उठाने के लिए भेज रहे हैं, तो क्या वो बोल पाएंगे? वहाँ अगर दूसरा पढ़ रहा है तो फिर वहाँ तो वो दूसरा पढ़ रहा है जो वहाँ बैठने देंगे? वहाँ सीट में सिर्फ विधायक अकेले बैठते हैं। तो स्वयं बोलने वाला प्रत्याशी चाहिए। तो इसमें से हमने जीतू भाई कुमार है, जो पढ़े लिखे हैं, बढ़िया बोल सकते हैं, इसलिए बड़ा कटाक्ष आपके प्रत्याशी पे किया है कि नामांकन की रैली में जब गए तो उनको ये नहीं पता कि नामांकन के लिए आए हैं। वाजिब सवाल है कि विधानसभा में जाएंगे तो वहाँ तो कोई सहयोगी होगा नहीं, आप सब कार्यकर्ता काफ़ी तेज हो सकते हैं, सब अनुभवी हैं, तो वहाँ कैसे बोलेंगे? मैं ये कह रहा हूँ सर, छोटे से एक मंच पर कोई भी कैंडिडेट जब शुरुआत करता है तो बहुत जल्द वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाता है। एक बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत सारे लीडर रहे हैं जिस पुराने समय में वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन आज उन्होंने पूरे देश के अंदर ऐसा नाम कमाया, तो उन्होंने कुछ किया होगा। पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं है सर, बोले नहीं ना, वो नहीं सर, को बोलना नहीं आता। नहीं, बहुत जल्दी बोलना भी सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, शुरुआती दौर है। काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर भी मंच पे जाते हैं तो उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं। वो एक महिला है, अभी उसमें हस्बैंड की डेथ हुई है, काफ़ी सारी ऐसी एक उस पर शौक की भी बात है, उससे भी बोल पाना काफ़ी होता है, दिक्कत होती है। बहुत जल्दी सीख जाएंगे और उन्होंने भरोसा किया है पार्टी ने, और मतदाताओं का भी विश्वास है, और शांता देवी चुनाव जीतेगी, 110% चुनाव जीतेगी। अच्छा, मुद्दे क्या हैं विधानसभा सलूमर के जिस पे बीजेपी कांग्रेस ने काम नहीं किया है, और आपको लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी का आपका प्रतिनिधि जाएगा तो काम करेगा? उसमें जरूर करेगा। अब क्या मुद्दे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जल जंगल जमीन की बात करेंगे। शिक्षा की बात आती है तो आज विद्यालय तो है, थोड़ा सा अपनी तरह का आज विद्यालय तो हैं, चल रहे हैं, लेकिन उसमें शिक्षक नहीं है। ठीक है, 100 बच्चों पे एक शिक्षक लगा रखा है, 2 शिक्षक लगा रखे हैं, कैसे पढ़ा पाएंगे? फिर उन्हें पोषाहार का जिम्मा दे रखा है, फिर डाक देना, तो आधे दिन तो स्कूल ही बंद रहता है, या फिर रहता भी है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। सब शिक्षा की दयनीय स्थिति है। ठीक है, फिर स्वास्थ्य की बात आती है तो चिकित्सालय है लेकिन डॉक्टर नहीं। ठीक है, ये आम बात है। आज चिकित्सालय सलूमर में खोल दिया, लेकिन यहाँ से उसको उदयपुर रेफर ही कर देते, सीधा गए रेफर। तो उसके लिए स्वास्थ्य की भी बात करनी पड़ेंगे। फिर रोजगार की बात आती है तो रोजगार कहाँ है? रोजगार के लिए आज का युवा कहाँ जा रहा है? सीधा आया, आज त्यौहार है, दीपावली का हुआ, गया वापस अहमदाबाद, जयपुर, उदयपुर। तो रोजगार के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा। तो हमारी पार्टी फिर विधायक जीतने के बाद ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बातें और मुख्य मुद्दा रहेगा। आप कहते हैं कि बीजेपी के 10 सालों में बहुत विकास हुआ। उनका आरोप है कि स्कूल हैं, टीचर नहीं है, टीचर हैं तो स्कूल नहीं है, 100 बच्चों पे एक टीचर है, तो इसको कैसे देखें? पहले तो आपके चैनल को खूब खूब धन्यवाद। मैं शांतिलाल मीणा, देहात जिला उपाध्यक्ष एसटी मोर्चा उदयपुर। हमारे जो भाजपा से अभी प्रत्याशी हैं शांता देवी मीणा, उनको लेके इनका कहना है कि वो अभी बोल नहीं पा रहे, ये नहीं पा रहे हैं। वो ऑलरेडी 3 साल से सरपंच है सेमारी पंचायत के, और वर्तमान में चेयरमैन है सेमारी पंचायत के, और विकास के काम अभी इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सेमारी पंचायत समिति में हुए। और विकास की एक तरह से हमारे विधानसभा सलूमर में 156 में जो विकास हुआ एकदम अमृतलाल जी मीणा के बाद में। इससे पहले पूर्व की सरकार थी कांग्रेस, और 50 साल से आज़ादी के बाद में कांग्रेस सरकार का राज रहा और काम नहीं हुआ। तो अल्प समय में अमृतलाल जी मीणा ने, स्वर्गीय हमारे अमृतलाल जी मीणा विधायक जो थे, उन्होंने 11 साल का कार्यकाल उनका समथिंग होने वाला था, और उन्होंने काफ़ी काम किया। तो इतने बड़े लंबे टर्म्स के बाद में अगर विकास का देखना चाहेंगे अपन, तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। और धीरे धीरे अभी सरकार में हम भारतीय जनता पार्टी अच्छे से काम करेगी और विकास की गंगा फिर से बहेगी, और पूर्ण बहुमत से इस बार शांता देवी चुनाव जीतेगी। और हमारी जो अभी टक्कर है वर्तमान में वो कांग्रेस पार्टी से है, और ये बिल्कुल क्लियर है, जनता की डिमांड है, और इस बार शांता देवी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी। आपके हिसाब से बाप पार्टी आपके टक्कर पे नहीं है? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच? बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। अच्छा, ये इनका एक सवाल जो था कि टीचर है तो स्कूल नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? आपको चैनल को धन्यवाद।
स्कूल है, टीचर नहीं है। ये तो अभी बीजेपी के राज में तो अभी शिक्षा मंत्री वगैरह सब अच्छा चल रहा है। ये सब पहले कांग्रेस के राज में सब कमज़ोर था। बीजेपी के राज में तो जब मोदी आया ना, उसके बाद में तो देश में पूरा विकास के नाम की गंगा बह रही है। उसके बाद में और भजनलाल जी शर्मा आए हैं, वो पूरा शिक्षा पे ध्यान लगा रहे हैं अभी। और हमारे भाई साहब अमृतलाल जी अभी देहांत हो गया उनका, हमको बहुत भारी दुख है। और उन्होंने अभी जो बजट लाए थे पूरे राजस्थान के अंदर, सबसे ज़्यादा बजट सलूमर को बजट लाया है। वो सबसे बड़ा हमको वो खुशी है कि राजस्थान के अंदर कोई भी इधर कांग्रेस का कोई भी बड़ा आदमी इतना बजट नहीं लाया जो अभी लाया है, और वो अधूरा रह गया है। हम चाहते हैं कि अब एक बार जो सारा बजट हमारे सलूमर में लगे, और ये शिक्षा, विकास और बेरोज़गारी है हमारे सलूमर में, ये बीजेपी पूरा इस बेरोज़गारी को ख़त्म कर दे। हमारे भाई लोग सब बाहर काम पे जाते हैं और बहुत दुखी भी है, परेशान भी हैं। तो बेरोज़गारी का तो मैं मानता हूँ, और हमें मुख्यमंत्री से मैं ये निवेदन करता हूँ कि हमारे जो बेरोज़गारी है, सलूमर की बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है उदयपुर ज़िले के अंदर, इस बेरोज़गारी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान लगा है बीजेपी। वहाँ पार्टी कहीं टक्कर में नहीं है, टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ आपके सामने मौजूद क्यों नहीं हो पाए? आए और मैदान छोड़ के चले गए, ये तो आपने देख लिया। तो कांग्रेस टक्कर में है तो कांग्रेस यहाँ भी तो होनी चाहिए टक्कर में। ये तो सामने दिख रहा है बीजेपी टक्कर में। अनुमान लगा, आप भी अनुमान लगा, मुझे अनुमान नहीं लगा ना, उनका आरोप है कि कांग्रेस ही टक्कर में कोई नहीं है। आप भी अनुमान लगा के देख सकते हो कि अभी तक अगर कांग्रेस का एक भी प्रवक्ता यहाँ कोई मौजूद नहीं है, तो उनसे क्योंकि हमने जब अगली तक कांग्रेस वालों से डिबेट नहीं हुई है ना, तो उससे भी डिबेट की जाए तो ताकि पता लगेगा ना आगे। आए नहीं ना, उन्हें बुलाया हमने, हमारे क्या गलती है? कोई बार हम पार्टी टक्कर में होती है तो कार्यकर्ता भी तो होने चाहिए। हम सर्व समाज को साथ में लेके और 100% हम बीजेपी पार्टी को जीत की खुशी को दिलवा के रहेंगे। आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है वो आदिवासियों की पार्टी है, इस बार नया फॉर्मेट लाए हैं, सबको साथ लेके चलेंगे और बीजेपी को हराएंगे। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस यही कह रहे थे सारे लोग कि कांग्रेस की टक्कर में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जब मतदान जब हुआ, उनका रिजल्ट आया तो कांग्रेस यहाँ पे द्वितीय स्थान पे रही थी। और इस बार भी हमारा मानना, हम फील्ड में घूम रहे रेगुलर, लगातार 1 महीने से घूम रहे, और कांग्रेस इस बार 2nd पोजीशन पे हमारी। और क्या इशू है आपके, थोड़ा सा इस तरफ आ जाए। जातिवादी का जो तमका है वो पीछा छोड़ नहीं रहा है आप। देखो, ये तो दोनों पार्टी की आदिवासी को, हमारे जो पार्टी को बदनाम करने का तरीका है। अभी तो हम यहाँ स्वयं कार्यकर्ता आए हैं बोलने वाले। आपको अगर सर्वे असली करनी है तो गांव में जाके पूछ सकते हो टक्कर में कौन है या नहीं। ये बात तो सीधी सी बात में हम ये आरोप लगाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, जिनका कैंडिडेट जो आपने बनाया टक्कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी देख लिया आप, सलूमर जिला ही खत्म कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। क्यों कर रही है आगे? कर रहे हैं, क्यों कर रही है? तो इनका मानना यह है कि हम रहेंगे तो हम जिले को बचाने का काम करेंगे। हम इस क्षेत्र में लोगों की एक एक गली में हम घूम रहे, कितना काम है हम नोट कर रहे हैं, वो काम कराएंगे। तो ये सीधा हमारे को यहीं से काट रहे हैं कि ये टक्कर में है ही नहीं। वो तो पता तब लगेगा जब 13 तारीख को वोट मतदान होगा, तब हम क्लियर होगा कि अब कौन टक्कर में है नहीं। जातिवादी पार्टी है, ये आरोप कांग्रेस भी लगाती है, बीजेपी भी लगाती है। केवल आदिवासी की पार्टी है और लड़कों की पार्टी है, खाली हो हल्ला है, सोशल मीडिया है, जमीन तो सर्व समाज ने ठाना है अब की बार जीतू भाई को लाना है। ये हम नहीं बोल रहे, सर्व समाज बोल रही है, और इसमें कोई जातिवाद नहीं है। धर्म की लड़ाई जो कर रहे हैं, जो धर्म की जो कर रहे हैं वो बीजेपी कर रही है। और हमारे गांव में विकास का नाम का आज देखा जाए, सल्लाड़ा गांव है हमारा, उसमें आज भी मतलब है शमशान घाट नहीं है। सबके ग्राम पंचायत में आप देख सकते हो, आके धरातल पे आके देख सकते हो। बाकी जैसमंद से की बात करते हो, यहाँ से मैं गाड़ी चलाता हूँ, इको गाड़ी, तो यहाँ से रोजगार के लिए यहाँ से लोग मैं लेके जाता हूँ उदयपुर के लिए। तो रोजगार नाम के यहाँ कौन सा रोजगार दिया है? जब बारिश का सीजन होता है, जब बारिश का, अब आप खुद अगर एक बार आके देख सकते हो कि जैसमंद जन बस स्टैंड है ना, इतना पानी से लबालब ये भर जाता है। जैसमंद तो भरता है, लेकिन जैसमंद से पहले ये जैसमंद बस स्टैंड भर जाता है। तो आप एक बार आके यहाँ से अगर बारिश का सीजन सर्वे कर लेना, आपको आइडिया हो जाता है समस्या है। हाँ, सलूमर विधानसभा कितने मैंने नहीं हुआ, वो आप आज भी बारिश के सीजन में आके देख। बीजेपी का विकास देखना है। 10 साल अपने यहाँ सलूमर में रही, की बात नहीं कर, अब की बार 11वीं बार भी सरकार में, मतलब आई सरकार बीजेपी की रही और पहले भी रही। आज सलूमर जो ये विधानसभा है, इसके अगर जाके देखो, लास्ट सिंगड़वाड़ा पंचायत ऐसी पंचायत है जहाँ आज तक 70 साल देश आज़ाद होने के 70 साल बाद भी आज लोगों को ऐसे 1500 आसपास घर है, उसमें वाड़ी बाबू का नाम का मतलब फला है।
तो आज तक भी आने जाने का रोड नहीं है। अगर जातिवाद की पार्टी है ये बात करते हैं और आदिवासी की पार्टी की बात करते हैं, अगर यहाँ हॉस्पिटल बनता है तो क्या एक जाति फायदा लेगी? हॉस्पिटल तो है ना पहले से। अगर हॉस्पिटल बनता है या उसमें कोई भी बढ़ोतरी होती है, कोई सुविधा लगाई जाती है, तो क्या एक आदिवासी समाज ही उसका फायदा लेगा या सर्व समाज उसका फायदा लेगा? अगर कोई भी अगर विकास होता है तो क्या आदिवासी समाज ही उसका फायदा लेगा या सर्व समाज उसका फायदा लेगा? मैं आप ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा, बीजेपी का विकास तो है लेकिन केवल शहरों में है, गांव के फले फले में घूम रहे हैं, बहुत समस्या है, कहीं शमशान घाट नहीं है, तो गांव में नहीं है मतलब। जी बिल्कुल, हो सकता है कहीं इनका नहीं बना हो, कहीं सही कह रहे हैं बिल्कुल ये। लेकिन हमारी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजना जो है आम जन तक, जैसे आवास है, कैटल शेड है, जो अभी जनधन योजना है, बाकी कई सारी योजनाएं जो हम इनको लेके इनके माध्यम से जनता तक जाएंगे और महत्वाकांक्षी योजना को जनता तक सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं ये पार्टी के कुछ लोग नाराज ना हो, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी का नाम भारतीय ट्राइबल के नाम से ही जाना जाता है। अगर फिर हम लोग यूँ कह दे कि सर्व समाज, तो मैं ये पूरी तरह से न मानूंगा नहीं कि अगर आप पार्टी के बनाई जो है, अगर एक विशेष पार्टी किसी जाति के नाम से बनाई है और अन्य लोगों के नाम से अगर यूँ कह दे कि हमको भी वो भी वोट करेंगे, मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। और दूसरी बात ये है कि अगर काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि जैसमंद भरने से पहले जैसमंद स्टेशन भर जाता है, ये बात मैं मानता हूँ। अतिवृष्टि का जो पानी होता है ना सर, तो रोड पे ही जाएगा। मुंबई जैसी सड़कों पे भी अपने काफ़ी सारे ऐसी जो कारें डूब जाती है, तो देख लो दिल्ली जैसी सिटियों में भी हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये कोई एक मुद्दा नहीं हुआ, पानी का मुद्दा तो है सर, सीवरेज का अगर काम ढंग से नहीं हुआ तो मुद्दा तो है, मुद्दा है सर। लेकिन काफी सारी दोनों तरफ अगर मकान होते हैं तो अतिवृष्टि का पानी रोड पे आएगा सर। उदयपुर शहर में नहीं आ रहा क्या सर? वो सरकारों का ही फेल। अगर किसी प्रकार के किसानों को अगर कोई पराग क्षेत्र का पानी है, फसल खराब हो रही है, नहरों का पानी, सीवरेज है, मान लो नहर कहीं लीकेज है, ये सारी चीज़ें हैं, वास्तव में वो गवर्नमेंट के सामने अपने को रखनी है। चाहे दोनों पार्टी के लगे, तीनों पार्टी के लगे, वो हम इनके साथ वो चीज़ को हम मानने के लिए तैयार है। काफ़ी सारी बातें ये आई शिक्षा की बात को लेकर। शिक्षा सर मेरे स्टेप पे ये मैं मानता हूँ काफ़ी सारी स्कूल ऐसी भी है जहाँ 10 का स्टाफ है, बच्चों की कमी है, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और बहुत बड़ी समस्या अभी हमारे जैसे स्कूल हैं, काफ़ी सारी स्कूल जो यानी कि सेकेंडरी स्कूल थी, हर मुख्यालय पे सीनियर स्कूल बन गई। काफ़ी सारे उसमें विषय नहीं थे, उनको भी लागू हो गए। एग्रीकल्चर, साइंस वगैरह वगैरह, जो गाँव में काफ़ी सारे बच्चे पहले उस चीज़ को जानते भी नहीं थे। तो काफ़ी सारी सरकार ने इस पर पूरा फोकस दिया है और जो स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें आ रही है। हो सकता है कोई धीमी गति से आए, लेकिन बहुत जल्दी सरकार इस चीज़ को लागू करेगी, गांव स्तर पे भी सारी योजना आएगी। तो नाम में ही आदिवासी पार्टी है, तो नाम ही गलत रख दिया आपने। नाम गलत नहीं रखा है, सोच गलत है। चुनाव आयोग दिल्ली से निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो पार्टी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो यहाँ से पार्टी रजिस्ट्रेशन करवाने लगे तो क्या उसने भी क्या देखा होगा रिजल्ट कि भाई डायरेक्ट आदिवासी पार्टी कैसे लगा दी। आदिवासी पार्टी में कितनी जाति आती है ये अभी तक इनको कोई पता नहीं है। पहली बात तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, एक अकेली पार्टी जाति की पार्टी नहीं बनती है। चुनाव आयोग ने पूरा रिकॉर्ड संभाला कि इस आदिवासी में कितनी जाति आती है, उसके आधार पर बनाई। और उससे पहले ट्राइबल पार्टी जो जाना बोल रहे हैं, ट्राइबल पार्टी जरूर बनी थी, वो ट्राइबल का ही काम करती थी, इसलिए इस का नाम चेंज कर भारत आदिवासी पार्टी नाम इसलिए रखा कि अभी हमारे साथ में राजपूत समाज दिग्विजय सिंह जुड़े हुए हैं, लोहार समाज से दिनेश जी जुड़े हुए हैं, मोमेडन जुड़े हुए हैं, हमारे एसी के लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में जैन साहब जुड़े हुए हैं। कहाँ अकेली पार्टी हो गई, सब लोग जुड़े हैं। उसमें नियम को पढ़ा है कि भारत आदिवासी पार्टी में सभी जाति आती है और इस भारत देश में रहने वाली सबसे पहले जो जाति। भाई साहब का कहना है कि जो सेंट्रल की योजना है नरेंद्र मोदी जी की, उनके बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर तो वोट मांगते ही हैं, तो क्या उसका लाभ आपके समाज के या जो ट्राइबल में प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हो उन लोगों को नहीं मिल रहा लाभ उसका? उसमें तो जो विधायक होगा जाएगा तो स्वाभाविक जो जीतेगा उसको सबका विकास करना पड़ेगा, लेकिन हमारे
ये भारत आदिवासी पार्टी बनी थी उस समय क्या हमारा मुद्दा लेकर के बनी है जब कर रहे हैं अच्छे से काम बीजेपी हमारे जो अभी जो अमृतलाल जी थे, अगर इतना काम अगर बीजेपी कांग्रेस ने किया होता तो दूर दूर तक बीजेपी पार्टी की बनने का वो ही नहीं था, क्योंकि अगर पहले से अगर हम अगर माना कि आपके चैनल को जोहार, गोपी मीणा नाम है मेरा। माना जाता है कि पार्टियां जैसे पहले बीजेपी कांग्रेस आज से 70 साल से काम कर रही है। एक नई पार्टी का मूवमेंट आने का रीज़न ये रहा कि कहीं नहीं इन पार्टियों में कोई न कोई कमी रही होगी। कमी रहने के बाद जैसे कोई भी छोटी मोटी जो योजना रहती है वो यहाँ सर्वे नहीं हुआ होगा, या छोटे जैसे मान लो को सिंगटवाड़ा गाँव है आज तक वहाँ रोड नहीं बना, ऐसे कई सारी मुद्दे हैं, बहुत सारे हैं, जैसे आरक्षण का मुद्दा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ है, तो उनके लिए इन पार्टियों ने काम नहीं किया होगा, या हम गए होंगे हमारा काम नहीं किया होगा, तो स्वाभाविकली वहाँ से आदमी यू टर्न लेता है। फिर आदिवासी भारतीय आदिवासी पार्टी को चुना और उसके साथ हमने सिंगटवाड़ा दूर जो हमारा जो भी प्रत्याशी है ना जितेश भाई कटारा, उनके घर तक जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, वहाँ भी पैदल अभी भी पगडंडी रास्ता ही है, घर पे जाने तक रास्ता नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य आ चुके हैं, इनका भी बहुत स्वागत है। थोड़ा रास्ते में थे, थोड़ा समय लगा आने में, कोई बात नहीं। तो सर डिबेट ये चल रही है कि पिछले 10 साल से बीजेपी का विधायक 3 टेन्योर में यहाँ से जीत चुके हैं। आपके दिग्गज नेता रघुवीर जी हारे लगातार 2 बार 3 बार, और अब तीसरा मोर्चा भी बीजेपी मैदान में है, और ये भी देखते हैं कि बीजेपी अगर मजबूत होती है तो कांग्रेस कमजोर होती है। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, सब नेता अपने अपने स्तर पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी किसी के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल सब अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, और हम हमारे विकास के मुद्दे पे हमारे कांग्रेस पार्टी के लोक कल्याणकारी जो योजनाएं थी उन योजनाओं के आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पे हम चुनाव जीतेंगे। बीजेपी के लोगों का कहना है कि बहुत काम किया हमारे विधायक ने, 11 साल में बहुत विकास हुआ सलूमपुर में, और तीसरी बार भी हम लोग, चौथी बार भी हम जीतेंगे। तो आप सहमत हैं इनके विकास के काम से? देखिए, विकास अपने अपने स्तर पे सब बुनाएंगे, तो मैं इनकी योजनाओं को समर्थन तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे अशोक जी गहलोत साहब, जिनकी लोक कल्याणकारी योजना जो थी वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी योजनाएं थी और धरातल पे लागू हो चुकी थी, और आज की तारीख में वो योजनाएं सारी बंद हो चुकी हैं। इसलिए हमको उन योजनाओं के आधार पे हमको लाभ मिलेगा, हम जीतेंगे। योजनाएं सारी बंद कर दी आपने, 10 महीने की सरकार आई, पुरानी गहलोत साहब की बहुत सारी जन कल्याणकारी योजना थी, सारी बंद कर दी। वो उसी योजना के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सर मेरा कहने का मतलब है, सबसे बड़ी योजना होती है गाँव में पेंशन की योजना, जो रेगुलर चल रही है, किसी के बंद नहीं हुए, और किसी के मान लो कि टेक्निकल मिस्टेक है, वो समस्या है तो वो जहाँ भी है जैसे भी है उसको ई मित्र सेंटर से जहाँ भी है क्लियर होगी पंचायत समय पे। बाकी सारी योजनाएं जैसे बिजली संबंधित थी, बिजली संबंधित सरकार ने कुछ राहत दी थी, बिजली के कनेक्शन के संबंधित या बिल के संबंधित, वो भी उसी स्थिति पे चल रहा है। किसी का बिल इतना वो नहीं आ रहा है, वो टेक्निकल मिस्टेक से किसी के 1,000 की जगह 10,000 प्रिंट हो रहा है, लेकिन उसे लिया नहीं जा रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें उसी स्तर पे चल रही है। अगर मान लो सरकार पे भरोसा नहीं होता तो जनता इतना मत कहाँ से देती, और फिर से सत्ता को लाना, कहीं ना कहीं जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया है, और उसी भरोसे के आधार पे हमारे यहाँ स्थानीय विधायक को भी चुनाव जिताया था, और उसी के अनुरूप पूर्ण भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट फिर से चुनाव जीतेगा। उस समय 93,000 आए थे, इस बार 1 लाख से ऊपर आएगा। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रघुवीर सिंह जी मीणा को टिकट नहीं मिला तो कई सारे कार्यकर्ता पहुंच गए उनके घर पे, और उनका एक वीडियो आया, उन्होंने कहा हम तो समर्थन नहीं कर रहे हैं, इस्तीफे भी दे दिए उनके कुछ बूथ प्रभारियों ने। तो जो कैंडिडेट जो एक समय में उनके खिलाफ पार्टी से बगावत करके जो लड़ी, उसको टिकट दिया, तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में? देखो, इसमें हाईकमान का फैसला है, और हाईकमान ने कुछ सोच समझ के ही कांग्रेस पार्टी के हित के लिए ही कोई कदम उठाया होगा। तो रघुवीर सिंह जी की होड़ तो अपन नहीं कर सकते इस एरिया में, जो उन्होंने विकास किया है, और जो आपके सामने सब जैसमंद के लोग या आसपास के लोग जानते हैं कि उन्होंने सलूमपुर को जिला बनाया, पंचायत समिति जी जैसमंद में। तो कांग्रेस पार्टी के जो विकास के बारे में सब जानते हैं। ठीक है, कोई मुद्दा रहा होगा, जनता है, चुनाव जीते हारे वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में काम करते रहेंगे और निरंतर करेंगे, और इस बार चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। जयसमंद का जो पानी है उसको बेचने का काम बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने किया, उदयपुर बेच रहे थे, इनके नेता ने विरोध प्रदर्शन करके उसको रुकवाया। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पूर्व में जब गिरजा व्यास के टाइम में जयसमंद का पानी जब ले गए थे, उस समय कौन सी सरकार थी? वो तो कांग्रेस के लोग थे ना। तो कहीं ना कहीं किसी स्टेप पे शुरुआत भारतीय जनता पार्टी का उसमें किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है।
हम लोग भी संगठन के साथ हैं। पार्टी पानी को, यहाँ के पाइपलाइन को रुकवाने के लिए किसी विशेष पार्टी की बात नहीं है, जिसमें हम सारे इस कैचमेंट एरिया के सारे लोग इकट्ठे हुए, जिसमें कांग्रेस, बाप और भारतीय जनता पार्टी का, इसमें किसी विशेष पार्टी का कोई रोल नहीं है। सर्व समुदाय के लोग हैं, जिसमें जाति का भी कोई रोल नहीं है। सब लोगों ने मिलकर इस संगठन को, इस बात को उठाया कि हमारे इस झील का पानी उदयपुर अगर आप ले जाते हैं तो हमारे लोगों का क्या होगा। इस मुद्दे को रखा, जिससे वास्तव में सरकार ने इस बात को सुना और विधानसभा में हमारे एमएलए ने इस बात के लिए पूरा प्रयास किया, जिसके माध्यम से जो योजना लागू हुई, जाखम का पानी जैसमल में डाला जाएगा, उसका बजट भी आ चुका है। कहीं न कहीं सारे लोगों का इसमें सहयोग रहेगा। इसमें किसी व्यक्तिगत, किसी पार्टी विशेष का कोई काम नहीं। आपके भी यहाँ पे बगावत देखने को मिली थी। नरेंद्र जी मीणा अभी तो नजर नहीं आए चुनाव प्रचार में, और कई सारे कार्यकर्ता खुद के पैसों से चुनाव लड़ाने के लिए भी तैयारी कर रहे थे, तो क्या उसका नुकसान आपकी पार्टी को कितना होगा? सर, भाजपा एक परिवार है और परिवार में छोटी मोटी नाराजगी होती है और वो सारी नाराजगी हमारी दूर होगी और सब मिलके काम करे। आदरणीय नरेंद्र जी भी हमारे अभी शांता देवी के साथ में कदम से कदम मिला के काम करे अभी फील्ड में। एक सवाल बीजेपी पार्टी की तरफ से मैं पूछ लेता हूँ। ये एक मुद्दा लेकर के चलते 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, पहले तो आप ये समझो वो है क्या? जी, ये इस लोगों को गुमराह करने का इनके पास में तरीका, इनको ये भी पता नहीं है 5वीं अनुसूची क्या होती है और 6ठी अनुसूची है। ये गांव में जाके ऐसा प्रचार करते हैं कि बीजेपी वाले 5वीं पास को नौकरी लगाएंगे, 8वीं पास को नौकरी लगाएंगे। ये उल्टा उसका गुमराह करते हैं। लेकिन सबको, संविधान को इनको पढ़ना चाहिए कि 5वीं अनुसूची है क्या। 5वीं अनुसूची इस धरातल पे अपने संविधान में लिखा हुआ है कि लागू होनी चाहिए। ये टीएसपी एरिया है, ठीक है ना, प्रोविजन है उसमें। 5वीं अनुसूची में जैसे कि ये सिस्टम होता है कि यहाँ पे सरकार की जितनी योजना है, सबसे ज़्यादा अपने अनुसूचित क्षेत्र में सबसे पहले काम होता है। जो भी योजना धरातल, उसमें सभी जाति को मिलता है, वो किसी अकेले को नहीं। जैसे आरक्षण को लेकर, नौकरी को लेकर, जैसे कि अपने यहाँ भी नौकरियाँ का जो जितने भाग होते हैं, संख्या होती है, तो यहाँ के लोग जो खाली रह के अभी बाहर से, जयपुर से, उधर से आके लोग इधर नौकरी करते हैं, तो वो सिस्टम बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का आदमी ही नौकरी लगे, चपरासी से क्वालिफाई भी होना चाहिए ना, क्वालिफाई भी तो होना चाहिए यहाँ का लड़का। जैसे मान लीजिए कि एमबीबीएस की पोस्ट निकली, तो यहाँ का लड़का एमबीबीएस किया हुआ होगा तभी तो यहाँ लगेगा। नहीं तो अभी बहुत से पढ़े लिखे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, लेने चाहिए उनको, बहुत से कंपटीशन में। अभी यही मुद्दा है, भाई क्षेत्र बाहर से लोग आके वो लगाते हैं, इधर लगाते हैं। अभी हमारे पास बहुत से युवा पढ़े लिखे हैं। वो एक समय था, दौर था, तो उसका फायदा वो ले रहे हैं। लेकिन अभी इधर के पार्टी के पास तो स्थानीय कैंडिडेट भी नहीं है। हमारा तो जो कैंडिडेट है वो स्थानीय है। और जो 5वीं अनुसूची की जो बात कर रहे हैं आप, 5वीं और 6ठी जो अनुसूची में ये है कि वो योजना जो है वो दराल, जैसे मान लो एक जैसमल पर्टिकुलर एरिया रहता है, इसमें अगर कोई पोस्ट यानी कि किसी की चॉइस निकलती है, सबसे पहले जो यहाँ जनसंख्या है उसके अनुपात में उसको वो दी जाती है, वेट की नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग वो 5वीं 6ठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं। जब से बिना संविधान उसमें 5वीं और 6ठी अनुसूची को प्रावधान किया गया है, लेकिन वो आज तक धरातल पे लागू नहीं हुई है। जी, 5वीं 6ठी अनुसूची धरातल पे लागू नहीं है, और नौकरी निकले तो पहले यहाँ के युवा को मिलनी चाहिए। सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने भी कभी ऐसा गलत मैसेज किसी को नहीं किया। 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची, इसको लेकर कोई 5वीं पढ़ा लिखा नहीं है 5वीं अनुसूची की बात करता, ये मैं कदापि नहीं मानता हूँ। ऐसा कभी किसी चैनल के माध्यम से किसी ने नहीं देखा। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि सरकार का या संविधान के अंदर, सरकार और सरकार संविधान का एक अलग इशू है। संविधान के अंदर, ट्राइबल के अंदर जो चीज़ें लिखी गई है 5वीं अनुसूची के तहत क्या क्या बेनिफिट मिलने चाहिए ट्राइबल के एरिया में, और ट्राइबल के अंदर काफ़ी सारी जातियाँ, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ के एसटी के लोग ही ट्राइबल में आते हैं। ट्राइबल का मतलब एक विशेष वर्ग जिसमें सुविधाओं की कमी होती है, उस वहाँ ये चीज़ें लागू करने की थी। और ये चीज़ें आरक्षण के माध्यम से तो चल ही रही है, लेकिन काफ़ी सारी योजनाएं ऐसी होती है सर, क्वालिफाई का जो मुद्दा होता है, जैसे जावर में से एक खदान है सोने और जो भी है, तो उसमें काफ़ी सारे इंजीनियर वर्ग जो होते हैं, मान लो यहाँ का कैंडिडेट कोई ऐसा विद्यार्थी इंजीनियरिंग की जो शिक्षा उसके पास नहीं है, तो ऐसे कुछ ऐसे भी पद होते हैं जो बाहर से शिफ्ट होते हैं। बाकी एसोसिएशन का पूरा जो कार्यभार है यहाँ के स्थानीय व्यक्ति ही संभालते हैं। लेकिन कहीं कहीं जो मिस फील्ड है उसके लिए हम सब भाई प्रयास करेंगे। इनका भी कहना है तो हम उसको मानेंगे। 5वीं अनुसूची की बात आप शिक्षा में, आरक्षण की बात राजनीति में करें तो राजनीति में तो लागू है 5वीं अनुसूची, राजनीतिक में लागू है। नौकरी के लिए जो लागू, जैसे भाई साहब ने बताया जावर माइन से, वो एक प्राइवेट सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर में जहाँ उनकी यूनियन बनी हुई है, कांग्रेस की भी बनी हुई है, अभी बीजेपी की भी बना दी है। तो अब उसको जाने दो यार, मैं मानता हूँ।
अब ये जाने दो, जगह दो इसको, जान दो भाई। अब देखते हैं वहाँ भी क्या है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो पैसे वाले होते हैं, पैसा फंड जमा करा के जिसने 2.5 3 लाख 5 लाख दे दिया उसको नौकरी पे रखवाते हैं। ये दोनों मैंने एक बात बोली कि इंजीनियर की जरूरत है, तो इंजीनियर भी होना चाहिए यहाँ का लड़का। इंजीनियर भी है, इंजीनियर है, अभी तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन नौकरी निकालनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए अपने क्षेत्र में जो भर्ती होती है तो सूचना भी होनी चाहिए। वो तो अपने आप कब से आके फिट हो जाता है, हमको भी पता नहीं लगता है। इंजीनियर कर करके बैठे हैं लोग, बेरोजगारी का काम ही है ना, बेरोजगार का मतलब। कांग्रेस पार्टी से ये सवाल करेंगे, आपके रघुवीर जी बड़े नेता हैं, बहुत सारे विकास के काम, जिला बनाया, नगर परिषद बनाई सलूमपुर को, कितने सारे दावे 2023 में किए, सरकार भी थी, लोक कल्याणकारी योजना भी थी, हारने का क्या कारण लगता है आप? देखो, जनता है और चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है, और जनता ने जो फैसला किया है, हो सकता है उनको कुछ लगा हो कि विकास नहीं करना चाहिए, उनको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन धर्म अच्छा लग रहा है, विकास अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए जनता ने जो फैसला किया है तो उसके लिए भी आगे हम प्रयास करेंगे किस तरह से काम करना है। धर्म के आधार पर जीते बीजेपी? धर्म के आधार पर जीते। धर्म की राजनीति का आरोप बड़ा पुराना है बीजेपी पे कि धर्म की राजनीति करते हो, काम कुछ नहीं करते हो। वो तो सर काफ़ी सारे लोग हो गया, अन्य पार्टियां जितनी भी है, भाजपा के ऊपर सबसे पहला आरोप यही है धर्म की पार्टी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्म के आधार पे अगर किसी को चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब धर्म की बात ही करे और शिक्षा न दे या कोई योजना का फायदा न दे। धर्म का मतलब धर्म के साथ तो चलना ही नहीं ना सर, कि धर्म को भूल जाएं। धर्म तो होना ही चाहिए ना सर साथ में, विकास के साथ धर्म तो जरूरी है। बहन को बहन बोलना गुनाह है क्या? भगवान है ही नहीं तो फिर उसको पूजा क्यों की जाए? किसी ऐसी कौन सी पार्टी है जो भगवान में विश्वास नहीं करती? अभी एक आरोप ये भी लगता है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि हम आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है, हिंदू का बड़ा मुद्दा है, तो ये क्या है? हम प्रगति पूजक है और हमारे को प्रगति ने अब की बार मौका दिया है, तो ये निश्चित रूप हमारी जीत होगी, फिक्स। हम प्रगति को पूजने वाले लोग हैं, हम प्रगति पूजक है और हमारे को प्रगति वैसे मौका देती है, हम वैसे आगे आगे काम करते हैं। फाइनल कमेंट करेंगे एक एक, किस मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं? सलूमपुर की जनता को मैसेज देना हो कि किस मुद्दों के आधार पे आपको वोट करे, तो क्या मैसेज देंगे? जी सर, पहले तो हम विकास को प्रायोरिटी देंगे, और जो हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी हैं उनकी महत्वाकांक्षी जो योजना है जो पूरे देश में चल रही है, यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय बद्रीलाल लाल जी की जो योजना है सारी गांव के अंतिम छोर तक उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, काफ़ी सारा विकास हुआ देश में, और अच्छे पूरे विश्व में भारत ने एक विश्व गुरु की महिमा को हासिल करने का काम किया। और फिर से हम चुनाव अभी चौथी बार जीतेंगे सर, उपचुनाव जीतेंगे हम। कांग्रेस पार्टी को अगर वोट दें तो किस आधार पर दें, क्यों दें? देखिए, हाँ, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी न्याय हो सकता है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन प्रत्याशी न्याय, लेकिन कांग्रेस सरकार की जो नीतियाँ हैं वो कोई नई नहीं है, वो नीतियाँ पुरानी है। हमारे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जो हमारे आदरणीय नेता श्रीमान रघुवीर सिंह जी मीणा साहब के नेतृत्व में सलूमपुर को जिला बनाया, सलूमपुर में जिला चिकित्सालय बनाया, सलूमपुर में जिला परिवहन विभाग बनाया, और हमारे इस क्षेत्र में काफ़ी स्कूलों को 8वीं से 12वीं में क्रमोन्नत कराया, बहुत सारे सड़क निर्माण कार्य करवाए, हमारे जसवंत की पंचायत समिति बनाई, जसवंत को उप तहसील बनाया, और न जाने मतलब मैं गिनने लग जाऊंगा तो रात भर आपको लेके यहाँ खड़ा रहूँगा। बहुत सारी योजनाएं हैं। क्या हम उस योजना के आधार पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उसी मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारा कहना है हमको। भारत आदिवासी पार्टी के नेता को वोट दे तो क्यों दे? सरकार तो बीजेपी की है, अगर जीत भी गए तो वहाँ तो कोई पूछेगा नहीं उनको जयपुर में। बीजेपी की सरकार हम तो मानते हैं पर्ची सरकार, जिससे पर्ची से मुख्यमंत्री बन जाता है। तो अभी इन्होंने जो विधायक प्रत्याशी चुना है, मेरे ख्याल से वहाँ भी पर्ची से काम होगा। तो इसलिए जनता का रुख है, हम फील्ड में घूम रहे हैं, ये बल्कि कह रहे हैं बीजेपी के लोग भी हमें वोट करेंगे, कांग्रेस के लोग भी हमें वोट करेंगे, और सर्व समाज वोट करेगा, और हम जीतेंगे, श्योर जीतेंगे लाखों वोट से। हमारा प्रत्याशी जो है जो खेरवाड़ा विधानसभा का है, और सलूमपुर विधानसभा में 3 लाख का वोटर्स है, तो इनको यहाँ प्रत्याशी नहीं मिला सलूमपुर में पढ़ा लिखा। चलिए जवाब ले लेते हैं। बीजेपी का प्रत्याशी बाहरी है सर, मिला नहीं यहाँ पे कोई आदिवासी आपको? मैं भी बता रहा हूँ, चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, अमृतलाल जी मीणा तीसरी बार या चौथी बार उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, और वही मतदाता जी जिन्होंने वोट किया। 3 बार तो चुनाव उनको जिताया था, और चौथी बार संता देवी चुनाव जीतेगी। ये कोई मुद्दा नहीं होता बाहर का अंदर का,
काफ़ी सारे लोग बाहर जाके भी चुनाव लड़ते हैं और वो एक परिसमन के अंदर बाहर गए। उससे पहले हमारे साथी थे वो लोग, विधानसभा के एक परिसमन में वो खैरवाड़ा चले गए, उससे कोई बाहर नहीं हो जाता। अपनी बेटी की शादी कराने से बाहर नहीं हो जाती, वो अपने घर की मेंबर ही रहती है। ये एक सोच गलत है। हाँ, क्या बोल रहे कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अभी बीजेपी के भाई लोग बता रहे हैं कि हम 93,000 वोट से जीते। ये भी पता कर लेना चाहिए, 93,000 वोट तो शुरुआत में आए थे, उसके बाद में ये 87,000 से जीते, इस बार गए चुनाव में 80,000 से जीते। तो कहाँ 93 का रहा है ये बताओ आप? 93 गिन रहे हो, 80,000 से जीते हैं। माइनस हो रहे वो तो आंकड़ा बता रहे, आपको ये भी पता नहीं है। हमारी जो पार्टी है तीन महीने ही हुए और पहली बार हम तीसरे संकल्प पे 52,000 वोट लाए। तो अब की बार हमारा जो 52,000 ही लोग हैं वो एक भी वोट लाते हैं तो हम निश्चित से 1,02,000 वोटों से जीतेंगे। 93, 82 से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव शांता देवी जीतेगी। एक अगर हल्का सा मिस फील्ड होने से कोई मतदाता नाराज नहीं होता तो जीतेगी शांता देवी। और आपके चैनल के माध्यम से फिर मिलेंगे और यही बात फिर दोहराएंगे, कौन जीता, शांता देवी। तो ये बीजेपी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के नेता आज हमारे साथ थे। तमाम सारे अपने अपने दावे हैं, अपने अपने इशू हैं, इसको लेकर के तीनों पार्टियां जीतने का दम भर रही है। बीजेपी का दावा है कि उनका गढ़ है तो वो जीतेंगे। आदिवासी पार्टी का कहना है कि इस बार सारी समाज का साथ हमारे साथ है तो हम भी जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमारी योजना इतनी अच्छी है कि इसके आधार पर हमें वोट होगा और हम भी जीतेंगे। अब जीतेगा कौन, ये तो 13 तारीख को वोट पड़ेंगे और 23 तारीख को जब मतदान की पेटियां खुलेगी तो पता चलेगा। ये आज हमारा कार्य था सलूमर विधानसभा के जयसमन क्षेत्र में। कई सारे लोग हैं, बातें तो करते तो बहुत सारी और कर सकते हैं, लेकिन समय की एक सीमा है, वीडियो की भी एक सीमा है, इसलिए आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करेंगे। फिर मुलाकात करेंगे कहीं और एरिया में। तब तक के लिए हमारे चैनल द सियासी टेबल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय श्री राम।